तो दोस्तों द बॉयज के सीजन 5 का एपिसोड 7 भी आ चुका है और जिसका नाम है द फ्रेंच मैन, द फीमेल एंड द मैन कॉल्ड मदर्स मिल्क। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड में क्या हो रहा है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है होमलैंडर के ओवल ऑफिस डेस्क पर पैर रखकर चिल करने से। उसको तो भाई किसी चीज से परवाह ही नहीं है। अब वो अपनी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को और भी ज्यादा रिफाइन करना चाहता है। ये बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे किसी कैंडी स्टोर में कोई बच्चा एक्साइटेड होता है ना। वो प्रेसिडेंट को बुलाकर ऑर्डर देता है कि भाई अबॉर्शन को बैन कर दिया जाए, साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग को मैंडेटरी करना चाहता है वो, और नट मिल्क को भी बैन करना चाहता है। होमलैंडर के अकॉर्डिंग नट मिल्क असली चीज की चीप कॉपी है। भाई बोल भी कौन रहा है यार। उसे लोगों की फ्रीडम खत्म करने और नॉर्मल चीजों को इलीगल बनाने में मजा आ रहा है। पूरा सनकी हो गया है यार ये। होमलैंडर क्लियरली बोलता है कि अगर कांग्रेस उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती तो भाई इसको बंद कर दो, इसको नस्तो नाबूद कर दिया जाए। उसे बिल्स या अपोजिशन की पार्टी से कोई भी मतलब नहीं है। उसे बस ऐसे लोग चाहिए जो उसकी हर बात मान लें। वो बस एक्टिंग कर रहा है कि हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। इसीलिए होमलैंडर एशली से कहता है कि भाई इसकी माइंड रीड करो और पता लगाओ कि क्या सच में ये उसको भगवान मानता भी है कि नहीं। और प्रेसिडेंट उसका चेहरा देखकर शॉक हो जाता है और फिर सिचुएशन काफी ज्यादा हॉरिफाइंग हो जाती है। एशली एडमिट करती है कि भाई ये आपको दिल से भगवान नहीं मानता। बस फिर क्या, होमलैंडर प्रेसिडेंट का सर कुचल देता है और कैजुअली सोफा पर खून साफ करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके लिए यार ये सब नॉर्मल बात है। वो एक्साइटेड होकर एशली को और ऑर्डर्स देने लगता है जैसे स्टेट और चर्च के बीच की लाइन खत्म कर दो। उसके अकॉर्डिंग ये फ्रीडम के लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। उसे पब्लिक बैकलैश या कॉन्सिक्वेंसेस की बिल्कुल परवाह ही नहीं है यार। होमलैंडर के जाने के बाद एशली का ब्रेकडाउन जैसे मूवमेंट आता है। वो और बैक एशली एक दूसरे से आर्ग्यू करती हैं कि भाई सर्वाइवल के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, और अब बैक एशली भी गिल्टी फील कर रही होती है और वो वोट को छोड़ना चाह रही है। लेकिन एशली इंसिस्ट करती है कि सर्वाइवल के लिए उन्हें पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन का यूज करते रहना पड़ेगा। सबसे जरूरी है खुद का बचाव। आर्गुमेंट एंड होता है जब बैक एशली बोलती है कि भाई वो जा रही है और उसके वॉइस के बिना एशली को थोड़ी पीस मिलती है। व्हाइट हाउस ड्रामा के अलावा होमलैंडर को एक और प्रॉब्लम मिलती है जब सोल्जर बॉय इसके रूम में आता है। होमलैंडर उसे अपना वर्जन का माउंट रशमोर दिखाता है, होमलैंड, और एक जायंट अम्यूजमेंट पार्क दिखाता है जो सोल्जर बॉय के लिए बनाना चाह रहा है। वो उसे फादर ऑफ गॉड बनाकर प्रेजेंट करना चाहता है। लेकिन सोल्जर बॉय को ये सब नहीं चाहिए। ना वॉट टावर की लग्जरी चाहिए, ना फैंसी सूट चाहिए, ना ही ब्रांडिंग चाहिए। वो बोगोटा कोलंबिया में जाना चाहता है और अपनी बागी की जिंदगी बस दारू पी के अय्याशी करना चाहता है। और एक बार वो फिर क्लियर कर देता है कि उसे होमलैंडर से कोई प्यार नहीं है। उसने V1 उसको सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि स्टॉर्म फ्रंट या फिर क्लारा यही चाहती। तो भाई जो बाप बेटे की बॉन्डिंग हम लोगों ने पिछली बार देखी थी वो तो यार एक्सपेक्ट ना ही करो। सोल्जर बॉय और भी उल्टी सीधी बात उसे बोलने लगता है। वो बोलता है अमेरिका जल भी जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब होमलैंडर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत ही तगड़ी लाइन भी सोल्जर बॉय बोलता है कि बड़ी बड़ी संतरों वाली हसीना ने सपने में तुम्हारा जूस निकाला था, इसी वजह से तुम अब गॉड बनना चाह रहे हो। होमलैंडर ये सब बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गया है। और फिर टिपिकल होमलैंडर मूव करता है। जब सोल्जर बॉय जाने लगता है वो पीछे से पकड़कर उसे चोक आउट कर देता है। बाद में रिवील होता है कि सोल्जर बॉय मरा नहीं है, होमलैंडर ने उसे अपने कैद में डाल दिया है। उसके अकॉर्डिंग अगर सोल्जर बॉय उसके एम्पायर पर डाउट करता है तो वो भी उससे फ्रीडम डिजर्व नहीं करता। होमलैंडर को समझ ही नहीं आ रहा है कि एक एंग्री सोल्जर बॉय फिर से फ्रीज करना फ्यूचर में कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। सीन परफेक्टली शो करता है कि होमलैंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच ये चॉइस को कितना ज्यादा हेट करता है। उसके ऑफिस में अब कोई भी सेफ नहीं है। अब बारी है द डीप की। होमलैंडर अनाउंस करता है कि वो 7 को एबॉलिश कर रहा है। द डीप को फायर कर देता है। डीप डेस्परेटली वॉट में रहना चाहता है। वो चाहता है कि वो उसको लीडर बना दें। वो ब्लैक नॉयर को मारने के लिए भी अपॉलॉजी मांगता है, लेकिन फिर भी होमलैंडर अपने डिसीजन पे अड़ा रहता है और उसको निकाल देता है। डीप कंप्लीटली टूट जाता है। वो ओशियन के पास सपोर्ट लेने जाता है, लेकिन वहां जेंडर द शार्क उसे ब्रूटली इंसल्ट कर देता है। शार्क बताता है कि सारी मरीन लाइफ तो यार तुमने ही ब्लेम करी है और अगर वो पानी के करीब भी दिख जाएगा तो सब लोग उसे मार डालेंगे। और ये सब सुनकर डीप काफी ज्यादा घबरा भी जाता है। डीप अपने मैनेजर से बात करता है कि यार मैं पानी की तरफ नहीं रह सकता, मेरे लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लो। लेकिन फिर उसके मैनेजर से कहती है कि भाई तुम लॉर्ड ऑफ द 7 सीज हो, यही तुम्हें बनकर रहना पड़ेगा। सिचुएशन और भी ज्यादा एम्बैरसिंग हो जाती है जब लोग देखते हैं कि यार एक आदमी डूब रहा है और डीप वहीं खड़ा है। लेकिन डीप डर के मारे वो उसको बचाने ही नहीं जाता है और वो वहां से भाग जाता है और कोई इसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। अब भाई इससे तो उसका करियर ऑफिशियली एंड हो चुका है। खैर इसका डाउनफॉल देखकर मुझे तो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग भी लग रहा है क्योंकि ये एक नंबर का चूतिया आदमी है। उधर बुचर की टीम नेक्स्ट प्लान डिसाइड कर रही होती है। स्ट्रीट लाइट, हाँ भाई मैं उसको स्ट्रीट लाइट ही बोलूंगा क्योंकि ये कुछ ज्यादा तो करती है नहीं। माँ का दूध, अरे मतलब मदर्स मिल्क, जेनवी की मैरी मरू और जॉर्डन ली
से मिलते हैं। वो ओ फादर के सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में इन्फो देते हैं जो वॉट स्टूडियो में चल रहा है। लेकिन भाई ये लोग यंगस्टर को अपने मिशन पर नहीं ले जाना चाहते और ये लोग डायरेक्टली उन दोनों से बोल देते हैं कि भाई अब अपना अपना रास्ता देख लो, क्योंकि हम तुम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। और इसी पे बुचर प्लान बताता है कि हम स्टूडियो में घुसेंगे, उस कुत्ते ओ फादर को पकड़ेंगे और उसकी गोटियां तब तक दबाएंगे जब तक कुछ वो बता ना दे। और भाई इसके डायलॉग सच में कौन लिख रहा है यार, ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मुझे लगा था। वहां वो लोग जब पहुंचते हैं तो एक डिस्कस्टिंग प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट दिख रहा होता है, अमेरिकन ईगल। इसमें स्टारलाइट को ब्लेम किया जा रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स को ओपन बॉर्डर के लिए। वॉट फिर से रेसिस्ट प्रोपेगेंडा बेच रहा है ऑडियंस को। राइटर डायरेक्टर वॉर्न भी बुचर की हेल्प नहीं करता। स्टारलाइट और मार्विन फोकस ग्रुप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वहां लोग होमलैंडर का रिलीजियस प्रोपेगेंडा देख रहे होते हैं, जहां फेक जीसस उसे क्राउन ऑफ थ्रोन्स पहना रहा होता है। साइकिक्स ऑडियंस के थॉट्स रीड कर रहे होते हैं ताकि पता चल सके कि कौन जेन्युइनली होमलैंडर को मसीहा मानता है। कुछ लोग प्रेस करते हैं, कुछ लोग उसे भाई उल्टा सीधा बोलकर टाल देते हैं। जब वो फादर रिवील करता है कि केवल 20% लोग ही उसे अपना भगवान मान रहे हैं तो होमलैंडर बोल देता भाई सबको मार डालो, कोई नहीं बचना चाहिए। फिर इसी में डॉग नॉट और सेलिन रूम लॉक करके ब्रूटल मैस्कर शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टारलाइट और मार्विन बीच में इंटरवीन करते हैं। स्टारलाइट डॉग नॉट को ब्लास्ट करती है, मार्विन सेलिन को फाइट करके मार देता है और वो सर्वाइवर्स को बचा लेते हैं। चलो कम से कम ये स्ट्रीट लाइट किसी काम की तो आई। और भाई इससे पहले तो यार ये दोनों एक दूसरे का पिछवाड़ा सूंघ रहे थे, मतलब भाई इस शो में कुछ भी दिखा दिया है। और वहीं यूई और बुचर को भाई एक साइकिक सूप साइनैप्स पकड़ लेता है। वो पावर टेलीपैथ करता है जिससे बुचर अपने पावर्स यूज नहीं कर पाता। फिर वो मिस्टीक की तरह सेफ शिफ्ट करता है और बुचर के माइंड का डार्केस्ट नाइटमेयर बन जाता है, जोए केस्लर, जिसको हम लोगों ने पिछले सीजन में भी देखा था। रिवील होता है कि अफगानिस्तान मिशन में बुचर ने अपनी टीम को सैक्रिफाइस कर दिया था, उसके लिए मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। केस्लर एक्चुअली उसकी गिल्ट का मैनिफेस्टेशन है। साइनैप्स यूई को दिखाना चाहता है कि बुचर एक सेल्फिश आदमी है और वो भाई केवल खुद का सगा है, लेकिन यूई स्मार्टली साइनैप्स के खुद के ट्रामा को ट्रिगर कर देता है। उसके चाइल्डहुड मर्डर्स को याद दिलाकर साइनैप्स मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है और बुचर उसी मूवमेंट पे उसको बीच से फाड़ देता है। भाई ये सीन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था और फिर सब तरफ खून खराबा हो जाता है। अब बुचर का बैकअप प्लान रिवील होता है। फ्रेंची लैब में रशियंस वाला सोल्जर बॉय एक्सपेरिमेंट रिक्रिएट कर रहा है। आइडिया ये है कि किमिको को न्यूक्लियर वेपन जैसा बना दिया जाए। विदाउट V1 होमलैंडर को मारना इम्पॉसिबल है। किमिको ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है। फ्रेंची सेज को कन्विंस करता है हेल्प करने के लिए। इनिशियली सेज भी होपलेस फील कर रही होती है, लेकिन फ्रेंची उसे होप और लव के बारे में कन्विंस करता है। वो किमिको के साथ फ्यूचर इमेजिन करता है, इवन एक डॉग को अडॉप्ट करने की भी बात कर रहा होता है। लेकिन फिर भाई जिसका हमें डर था वही होता है, होमलैंडर वहां पर आ जाता है। वो किमिको और सेज को हाइड कर लेता है और खुद कहीं जाके छुप जाता है। होमलैंडर लैब में आकर फ्रेंची के साथ चूहे बिल्ली का गेम खेलता है। फ्रेंची उसे रेडिएशन चैम्बर में बंद कर देता है, लेकिन उसे पता है कि वो सर्वाइव नहीं करेगा। सीन सडनली कट होता है। नेक्स्ट मोमेंट तक किमिको फ्रेंची को ब्लीडिंग कंडीशन में पाती है। उसकी डेथ ऑफ स्क्रीन होती है, जो और ज्यादा इमोशनल फील होती है। किमिको उसे थैंक यू बोलती है हर बार उसे सेव करने के लिए। फ्रेंची बोलता है कि किमिको ने उसे पर्पस दिया और फिर बुचर और यूई उन्हें लास्ट के शेयर करते हुए देखते हैं और फ्रेंची भाई मर जाता है। मैं सच बताऊं ये कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद था और इसकी डेथ ने मुझे काफी ज्यादा दुख भी पहुंचाया है। क्या ही कर सकते हैं, अब ये शो खत्म भी होने वाला है और कुछ ना कुछ डेथ तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। ये इस एपिसोड का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। होमलैंडर फिर भी बिना रिग्रेट के वहां से चला जाता है। वो जहां भी जाता है यार वहां वो दर्द, डिस्ट्रक्शन यही सब फैला रहा है। यार इसका मरना तो तय है। फाइनली एपिसोड हिंट करता है कि शायद मैरी मैरू की होमलैंडर को हरा सकती है। उसके ब्लड मैनिपुलेशन पावर्स विक्टोरिया न्यूमैन जैसे हैं। जेनवी में ऑलरेडी टीज हो चुका है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकती है और वो उसे मारने के लिए काफी है। इनिशियली स्टारलाइट मैरी और जॉर्डन को बचकाना बोल रही थी, लेकिन एंड तक आते आते उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। वो उनसे ही हेल्प मांगती है। अब लग रहा है कि फिनाले में मैरी, जॉर्डन, स्टारलाइट, मार्विन और बाकी सब मिलकर होमलैंडर के अगेंस्ट फाइनल स्टैंड लेंगे। और ऑनेस्टली सच बताऊं तो उनके पास और कोई ऑप्शंस बचा भी नहीं है। चलिए अब इंतजार करते हैं अगले एपिसोड का और ये ब्रेकडाउन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग हीरोइक सिनेमा।